हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने लिया है भाई, ड्रॉ द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, टेक x1 x2 x0 एंड xn दैट इज इक्वल टू 0.1 पर यूनिट, और e को आपने 1 पर यूनिट ले लेना है भाई। ठीक है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन है इसका आपने सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तो तीनों आपके जनरेटर है भाई। पॉजिटिव के साथ आपके पास क्या न्यूट्रल का कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता है सर। तो अगर नहीं होता है इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के सर्किट के अंदर तो कोई आपके पास ड्रॉ करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आएगी सर। तो ये तीनों जनरेटर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका सर पॉजिटिव सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगा। एक सर वोल्टेज ऐसी होती है ना भाई, ये मेरे पास बस है भाई, बस नंबर 1 है। ठीक है, एक जनरेटर, दूसरे जनरेटर का आ जाएगा सर, उसकी वोल्टेज आ जाएगी सर, वेरी गुड। तीसरे जनरेटर का भी सर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया राजे पॉजिटिव सीक्वेंस। ई की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 पर यूनिट गिवन है राजे, और यहाँ पे आपके पास आएगी Z1, ये भी Z1, ये भी Z1। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1। इसको लिखेंगे J0.1, J0.1, J0.1। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस हो जाएगा। नेगेटिव सीक्वेंस में कैसा होगा भाई? नेगेटिव सीक्वेंस इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। नेगेटिव सीक्वेंस के केस में आपको पता है ये वोल्टेज सोर्स 0 हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी इंपीडेंस रहेंगे राजे वो क्या आ जाएंगे? Z(2). ठीक है, तो सेकंड केस में आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जीरो सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस के केस में क्या होगा राजे, जल्दी से बताओ। जीरो सीक्वेंस के केस में सर सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पहला जनरेटर है इसके अंदर आपके पास कुछ नहीं गिवन, तो हम इसको स्टार मान के चलेंगे। यहाँ अगर स्टार गिवन है तो ऐसा मान लीजिए गिवन है। ठीक है, जो मैंने ब्लैक पेन के साथ लिखा है, इसका मतलब सर इसका ओपन सर्किट हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो ये मेरे पास वही सर्किट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दूसरा वाला। दूसरे वाला आप देख सकते हो भी न्यूट्रल आपकी ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगी मेरी Z(0). नेक्स्ट थर्ड केस में x ऑफ n के साथ है ना, x ऑफ n के साथ, तो इसका मतलब इसका सर्किट कैसा बनेगा? Z0, और आगे कितना आ जाएगा भाई? 3Zn। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? Z(0). ठीक है, और Z(0) की वैल्यू कितनी आ रही है? J0.1 है, ये भी कितना है? J0.1। ये हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 0.3। ठीक है, तो दोनों को जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाले फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। ये कितना आ जाएगा? 0.1। समझे मेरी बात? अगर मैं इस सर्किट को सिंपलीफाई करना हो तो सिंपलीफाई करना तो इजी हो जाएगा ना भाई। ठीक है, जैसे जे है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 0.1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ऐसे ही इनका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भाई आप जनरेटर का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, A 25 MVA 11 kV 3-phase synchronous generator has sub-transient reactance। ये जनरेटर का जो डाटा आपके पास है, ये जनरेटर आपके पास, ये दो आपके पास वही मोटर्स गिवन है। ठीक है, तो डाटा क्या है? 25 MVA का है, 11 kV है। ठीक है, और XT डबल डैश कितना है इसका? सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दैट इज 20%, मीन 0.2 पर यूनिट। ठीक है जी, डाटा गिवन है। दो मोटर को सप्लाई कर रहा है ओवर अ ट्रांसमिशन लाइन विद अ ट्रांसफार्मर एट बोथ एंड्स। ठीक है, द मोटर हैव रेटेड KVA 15 एंड 7.5 MVA। ठीक है, एक 15 MVA की है, ये मान लीजिए 7.5 MVA की है। ठीक है, बोथ 10 kV। यहाँ पे जो वोल्टेज है राजे वो 10 kV की है, यहाँ पे भी कितनी है? 10 kV है। ठीक है, विद 25% ऑफ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस मीन J0.25 पर यूनिट। इसका भी कितना है? J0.25 पर यूनिट। बोथ ट्रांसफार्मर हैव 30 MVA, जे भी 30 MVA का है राजे, जे भी कितना है? 30 MVA का है। ठीक है, 10.8 बाई 121 डेल्टा स्टार कनेक्शन विद लीकेज रिएक्टेंस इतना, दोनों सेम कैपेसिटी के ले लेते हैं भाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10.8 बाई 121 का
केवी का, और ये हो जाएगा 121 डिवाइड बाई 10.8 केवी का। ठीक हो इतनी बात। और दोनों की जो लीकेज रिएक्टेंस है दैट इज जे 0.1 पर यूनिट, इसका भी कितना है जे 0.1 पर यूनिट। ठीक है, जो जो डाटा गिवन है उसको आप ले लो। ठीक है, इसकी जो रिएक्टेंस गिवन है दैट इज 100 ओम। ठीक है, ड्रॉ ऑल द सीक्वेंस नेटवर्क, तीनों सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करनी है। अज्यूम इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इंपीडेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट, सब की जो रिएक्टेंस है राजे वो सेम लेके चलनी है। ठीक है, बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। लेकिन सबसे पहले इसका मुझे बेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेस हम मान के चल रहे हैं कहीं किसी साइड का ले सकते हैं, उसमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप बेस ले लो भाई इस जनरेटर साइड का। ठीक है, जनरेटर साइड का मैं ले लेता हूं, मींस 25 MVA बेस होगा मेरा किसका, पावर का, और 11 kV होगा मेरा इसका। ठीक है, इस साइड मतलब क्या है आपका 11 kV है। अगर इस साइड आपका 11 kV है तो इस साइड लाइन के लिए कितना हो जाएगा राजे, जो वोल्टेज आपकी आई है 11 इंटू इस साइड वोल्टेज कितनी है 121 डिवाइड बाई हाँ जी 10.8, तो इस तरफ की जो वोल्टेज होगी राजे पर फेज वो मेरी जे वाली हो जाएगी। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा दैट इज 123.24 kV। ठीक है, यहाँ पे 123.4 kV है, इसका मतलब इस तरफ कितनी होगी राजे, इस तरफ हो जाएगी 123.24 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 121। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो। देखो 10 kV आ रहा है या कुछ और डिफरेंस आ रहा है। चलिए इसको मैं कैलकुलेट करता हूं भाई, तब तक आप नोट करिए क्वेश्चन को। तो ये है मेरे पास 123.24 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 121, तो ये 10.99 आ जाएगा, मीन्स 11 kV। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा राजी 11 kV। ठीक हो इतनी बात। चलिए अब 1 बाय 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद फर्दर इसका देखेंगे भाई क्या होगा। ठीक है, चलिए करें ड्रॉ जल्दी से इसका सर्किट भाई। चलिए जल्दी से इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, तो उसके लिए पॉजिटिव रिएक्टेंस लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट के अंदर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो भी मेरे पास ट्रांसफार्मर, सबसे पहले क्या गिवन है भाई, सबसे पहले मेरे पास जनरेटर गिवन है, तो जनरेटर का रिएक्टेंस, उसका वोल्टेज, जनरेटर का हो गया सॉल्व। इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसफार्मर, फिर मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन, नेक्स्ट क्या आ रही है भाई, ट्रांसफार्मर। इसके बाद दो मोटर आ रही है मेरे पास। ठीक है, दो मोटर को हम पैरेलल में दिखाना है भाई। तो मोटर को कैसे दिखाएंगे, सिंक्रोनस मोटर है तो ईएमएफ भी आएगा और साथ में रिएक्टेंस भी आएगा। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास चीजें बनने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो ये मेरे पास ओवरऑल सर्किट इस चीज का बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो वही बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए ये बिल्कुल मेरे पास ओके हो गया है भाई। ठीक है, अब हम रिएक्टेंस निकालेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले निकालिए भाई रिएक्टेंस। ये तो जनरेटर की तो उसी बेस पे है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वही की वही लिख दूंगी जे 0.2, तो जे लिख देंगे जे 0.2। नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट है इस ट्रांसफार्मर की। इस ट्रांसफार्मर की कैसे निकालेंगे भाई, इस ट्रांसफार्मर की देखिए कैसे निकलेगी, ओल्ड कितनी है 0.1 इंटू केवी बेस ओल्ड, किस साइड का लोगे, इस साइड का ले लो चाहे इस साइड का ले लो, आंसर सेम आएगा। इस साइड का ले लेते हैं 10.8 केवी बेस ओल्ड डिवाइड बाय न्यू कितनी है, ये जो ग्रीन वाली मैंने लिख दी भाई 11, इसका क्या करेंगे स्क्वायर इंटू एमबीए बेस न्यू, न्यू कितना है 25 और ट्रांसफार्मर का गिवन कितना है 30। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस 100 वाले को कैसे लिखोगे भाई, ये आपका ओम में गिवन है तो एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, तो 10 इंटू एमबीए बेस कितना भाई 25 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय केवी बेस का स्क्वायर, मींस 123.24 का क्या कर देंगे राजी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इंटू केवी के साथ ये एमबीए कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रांसफार्मर का आ जाएगा राजी 0.1 ओल्ड, केवी बेस ओल्ड कितना है 10.8 डिवाइड बाय न्यू कितना है 11, इसका स्क्वायर इंटू हाँ जी 25 न्यू है, ओल्ड कितना है 30, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोटर के लिए लिखेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करने के बाद हम इसको लिख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए
ये तो J.2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिखना था आपके ट्रांसफॉर्मर के केस के लिए। ट्रांसफॉर्मर का कैसा आया था भाई, ट्रांसफॉर्मर का कैसा आया था 0.5 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 11 का होल स्क्वायर इंटू 25/30। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा J 0.0805 पर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन का आपने निकाला 25 डिवाइड बाई 123.24 का होल स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.164, ठीक है। और T2 ट्रांसफार्मर का आपके पास सेम ही आ गया था भाई, ठीक है। कितना आ गया था J 0.0805, ठीक है। अब मोटर के केस में देख लेते हैं भाई, मोटर का केस भी एक निकाल लेते हैं। चलिए मोटर के केस में देखते हैं, पहले इस वाली मोटर के लिए देख लेते हैं। इस वाली मोटर के लिए देखो कितना आएगा भाई, ओल्ड कितनी है 0.25 इंटू केबी बेस ओल्ड 10 पे गिवन है, लेकिन नई वाली कितनी है राजी जी 11 है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 11 इसका होल स्क्वायर इंटू 25 न्यू है और गिवन कितने पे है भाई 15 पे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके लिए कैसे निकलेगा 0.25 केबी ओल्ड कितनी है 10, न्यू कितनी है 11 का स्क्वायर इंटू एमबीए न्यू है 25 और पुराना कितना है 7.5, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए और देखो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। हो जाएगा भाई, बोलो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बोलो डिफिकल्ट है कि नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे जी आ जाएगा J 0.3443, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे J 0.6887, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ रख देंगे इसको, यहाँ पे आपने ये चीज लिखी है, ठीक है, वहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो बताइए जी कितना होगा, बोलो जी जल्दी से। सर आपने अभी तो निकाला है सर, इसकी वैल्यू 0.34 2 डेसिमल तक लिख देते हैं सर 0.69, ठीक है। सर ये जनरेटर का था, ये सर मोटर पहली का है, ये दूसरी मोटर का है, ठीक है। ये मेरे पास राजे हो जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो आगे इसका नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस भी राजे सेम ही होगा, बस डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव सीक्वेंस में, नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी, ठीक है। रेक्टेंस तीनों की आपने सेम मान के चलना है, तो रेक्टेंस मेरी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाला सर्किट कॉपी कर देना, बस जो वोल्टेज सोर्स है उनको हटा देना, ठीक है। J 0.2, J 0.08 05, J 0.164, J 0.0805, J भी सेम ही रहेंगे 0.34, J 0.69, ठीक हो गया भाई। बोलो कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन था आपका जीरो सीक्वेंस का, ठीक है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। चलिए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देखते हैं भाई कैसे बनेगा। सबसे पहले अल्टरनेटर पे आते हैं भाई, ठीक है। अल्टरनेटर जो स्टार्टिंग वाला अल्टरनेटर है, क्या इसकी कोई पोजीशन अनगिवन है भाई। इस अल्टरनेटर का आप ऐसे ज्यूम करिए जी स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग, मान लीजिए x ऑफ n के साथ ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हुआ जीरो सीक्वेंस इसके लिए वैलिड होगा भाई, ठीक है। डेल्टा के लिए आपकी शंट स्विच ऑन होगी, इसके लिए बोलो इसके लिए क्या होगा, इसको मैं चलो कॉपी करके नीचे ले जाता हूं सो दैट आपको समझाना थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। यहां से हम फिगर को उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको सो दैट आपको बताना इजी हो जाए, ठीक है। चलिए ये मेरे पास फिगर थी भाई, इस फिगर का मुझे ड्रॉ करना अब जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेटर आ गया, जनरेटर का क्या होगा जीरो इंपीडेंस Z0, साथ के साथ क्या है इसका 3 ऑफ Zn गिवन है Xn, ठीक है, Zn हो गया।
आगे क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो सीरीज स्विच है जी ऑफ रहेगी और जो शंट स्विचर है जी वो मेरी ऑन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाना है। आगे क्या है, इसका जीरो रिएक्टेंस। ठीक है, Z0 ऑफ ट्रांसफार्मर। आगे क्या भाई, स्टार ग्राउंडेड है, इसका मतलब सीरीज स्विच ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फिर क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का Z0 ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आगे फिर मेरे पास क्या आ रहा है जी, स्टार है, मीन सीरीज स्विच क्या हो जाएगी मेरी, ऑन हो जाएगी। और इधर कौन सी स्विच ऑन होगी राजी, शंट वाली स्विच ऑन होगी, क्योंकि सेकेंडरी साइड मेरी किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, और सीरीज स्विच इसका मतलब क्या रहेगा, इसका सीरीज स्विच होगा ओपन। बोलो जी, जे Z0 होगा आपके ट्रांसफार्मर T2, जे है T1। ठीक है जी। आगे फिर आ रही हैं दो मोटर्स मेरे पास। तो दो मोटर्स, पहली है स्टार कनेक्टेड, तो पाथ नहीं है, ये रहेगी ओपन। नेक्स्ट है भाई एक्स ऑफ मोटर, ये है Zn गिवन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई सर्किट बनेगा आपका पूरा इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, जो जो इसकी वैल्यू आएंगी राजी वो आप इसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है जी, क्या कोई डिफिकल्ट था सर? कोई भी चीज इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है, इतनी बात। तो ऐसे ऐसे भाई आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आर given in per unit on same base, the zero sequence driving point reactance at node 3। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसकी नोड 3 के ऊपर ड्राइविंग पॉइंट मींस रिएक्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, कौन सी, थेवेनिन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। इसको भी मैं नीचे ले जाता हूं भाई। चलिए इसको नीचे ले जाके इसको करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए इसका जीरो रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है भाई। ठीक है, आपके पास ये डाटा आपके पास गिवन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस है वो भी आपके पास गिवन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस कितना गिवन है, XT मान लीजिए J 0.15 मान लेते हैं। ठीक है, J 0.15 पर यूनिट, सेम बेस के ऊपर गिवन है। तो सबसे पहले जनरेटर का देखिए भाई, स्टार कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसको हम सर्किट में लेंगे J 0.1। आगे सुनिए, यहाँ पे गया सीरीज स्विच क्लोज रहे, ओपन रहेगी, सॉरी डेल्टा में कनेक्टेड है प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, J रहेगी क्लोज। आगे है ट्रांसफार्मर कितना, J 0.15। फिर नेक्स्ट इसकी सीरीज स्विच ऑन रहेगी, क्यों, क्योंकि J सेकेंडरी इसकी स्टार विद ग्राउंडिंग कनेक्टेड है। फिर आगे आ गया ट्रांसमिशन लाइन जिसकी वैल्यू है J 0.05 पर यूनिट। ठीक है जी, आगे फिर बस नंबर, ये बस नंबर 1 था मेरा। ये बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 2 है, ये बस नंबर 3 हो गया। ठीक है, आगे फिर मेरे पास क्या भाई, जनरेटर है, तो इसकी रिएक्टेंस हो जाएगी, और स्टार ग्राउंडेड है तो आपके पास सर्किट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये है J 0.2। ठीक हुआ, तो ये मेरे पास सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट क्या करना था भाई, नोड 3 के ऊपर थेवेनिन इक्विवेलेंट मींस इन दोनों पॉइंट के बिटवीन आपने XTH कैलकुलेट करना है जीरो सीक्वेंस का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ कर दो इसका, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा J 0.2। ये बस नंबर 3 है। ठीक है, J 0.2। ठीक है, ये बस नंबर 3 है। इन्हीं पॉइंट के हमें क्या निकालना है, ZTH। ये दोनों किस में हो जाएंगे राजे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो J 0.2 डिवाइड बाई 2, तो J 0.1 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था भी बस नंबर 2 पे निकालो, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
तो समझ में आया भाई। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई। क्या गिवन आपके पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या गिवन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके पास सीरीज इंपीडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन का भी सीरीज मैट्रिक्स गिवन है, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस गिवन है। तो ZM का इमेजिनरी पार्ट आपने निकालना है। तो बताओ भाई जल्दी से पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का? ZS माइनस ZM होता है सर। और जो जीरो सीक्वेंस है सर वो क्या होता है सर? ZS प्लस 2ZM होता है। दोनों को माइनस कर दो राजे, ZS के साथ ZS कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा Z1 माइनस Z0 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3ZM। ठीक है, तो जो ZM बनेगा राजे आपके पास दैट इज इक्वल टू Z0 माइनस Z1 डिवाइड बाई 3। ये चीज आपने सॉल्व करनी है भाई। तो जल्दी से Z0 की वैल्यू पुट कर दो। Z0 इज गिवन है भाई आपको Z0, ये रहा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, ठीक है, और ये रहा आपके पास Z1। ठीक है, पहले पुट कर दो भाई 4 प्लस J31 माइनस, हाँ जी वो दूसरे वाला कितना है 1 प्लस J10। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है 1 प्लस J10, तो लिखो यहाँ पे 1 प्लस J10। ठीक है, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 3। तो सॉल्व जैसे करेंगे 3 माइनस J21 डिवाइड बाई 3, तो ZM की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे 1 माइनस J7। ठीक है, 1 माइनस J7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी प्लस का बच जाएगा भाई क्योंकि 31 बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ZM पूछा था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ZFM दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा राजे दैट इज योर 7 ओम। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, क्या कोई डिफिकल्ट था इसके अंदर? सर इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन एक और देखिए भाई, फिर हम इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। ठीक है, समझ में आया भाई? जो चीज हमने आपको करवाई है क्या उससे बाहर कोई चीज आ रही है? सर नहीं आ रही, जो चीज आपने बताई है जस्ट वही चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ी सी बना लेता हूं स्पेस, फिर इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए बताइए जी क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है। इन एन अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम करंट IA गिवन है भाई। ये तो आपने भाई खुद ने ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, 190 नेगेटिव सीक्वेंस ये B फेज का दिया हुआ है, 4 एंगल ऑफ माइनस 150 डिग्री, और जीरो सीक्वेंस IC नॉट है, यही आपके पास I नॉट होगा, यही आपके पास IB नॉट होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना 3 एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ IB करंट आपने निकालना है राजे। तो IB करंट ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है ना, IA IB IC दैट इज इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या थी राजी यहाँ पे IA0 IA1 IA2। ठीक है, चलिए आप IA2 IA0 आपके पास गिवन है। अब ये आपके पास गिवन है ना IB2, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो फेज सीक्वेंस मान लीजिए ABC है, ये A है, ये V है, ये C है। ठीक है, अगर ये चीज है तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो B है इसको अगर मैं A की फॉर्म में लिखूं, B को अगर मैं A की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं भाई? पहले एक बार इसको रोटेशन दो, इसको एक बार रोटेशन दिया, ठीक है, तो क्या होगा A मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब B मेरा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार और रोटेशन दूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक बार और रोटेशन दिया तो A मेरा यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, B मेरा यहाँ पे आ जाएगा और C मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब A C पे कितनी देर के बाद पहुंच रहा है राजी? 2 रोटेशन के बाद। ठीक है, 2 रोटेशन के बाद मेरे पास पहुंच रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मेरे पास यही है राजी, ब्लैक वाला। ठीक है, ब्लैक वाला ओरिजिनल था। ठीक है, और ब्लैक वाला B
बी ब्लैक वाले पे पहुंचने के लिए ए को कितनी रोटेशन करनी पड़ रही है, 120 20 की 2 बार, ठीक है, मतलब अल्फा स्क्वायर करके साथ लिख देंगे, ठीक है। बोलो दिक्कत है कोई? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है, 1 की फॉर्म में। लेकिन ये मेरे पास गिवन है राजे 2 की फॉर्म में, ठीक है। तो 2 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 की फॉर्म में? तो 2 का जो फेज सीक्वेंस होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। अगर ये सर अपोजिट होता है तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ये अपोजिट है तो सर हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम कोई बात नहीं है, उसका फेज सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं सर। तो फेज सीक्वेंस जैसे ही मेरा उसका ड्रॉ होगा, उसका जो फेज सीक्वेंस होगा वो हम उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मुझे ए को बी तक लेके आना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे बोलो जल्दी से। सर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दो ना, एक रोटेशन के बाद मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब आई बी टू की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट अल्फा आई ए टू, ठीक है। अल्फा आई टू इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, मेरे पास आई बी टू की, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए था आई ए टू, तो हम क्या करेंगे आई ए टू के लिए क्या करेंगे, आई बी टू डिवाइड बाई क्या कर देंगे अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो दिया 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -120 डिग्री हो जाएगा। तो आई बी टू गिवन है आपके पास 1 एंगल ऑफ -150 डिग्री इंटू 1 एंगल ऑफ -120 डिग्री, ठीक है। तो बनेगा 4 एंगल ऑफ -270 डिग्री, ठीक हो इतनी बात। चलिए मैं आपको हिंट ही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। आइए 0 की वैल्यू है 3 एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये 0 की वैल्यू पुट कर दी, ऐसे ही हम वैल्यू पुट कर देंगे आपके। आई ए 1 की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और क्या गिवन है मेरे पास आई बी टू गिवन है, ठीक है। आई बी टू की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया आई ए टू, जिसकी वैल्यू किसके लगी राजी 4 एंगल ऑफ -270 डिग्री, ठीक है। वो यहाँ पे रख देंगे आई ए टू की जगह पे, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे राजी 4 एंगल ऑफ -270 डिग्री, ठीक हुआ, यहां तक हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर मेरे पास आई ए करंट गिवन है, इसके बाद आई ए करंट देखो आपके पास गिवन है, इसका मतलब आई ए करंट की हेल्प से मैं क्या निकालूंगा राजी, बोलो आई ए करंट का फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे कितना होगा आई ए दैट इज इक्वल टू, बोलो जी कितना होगा 3 एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस आई ए वन प्लस 4 एंगल ऑफ -270 डिग्री, ठीक है। और आई ए की वैल्यू आपके पास गिवन है जी, आई ए करंट कितना है आपके पास 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 1 एंगल ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा राजे आई ए वन, आई ए वन यहां से निकल जाएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आई ए वन निकलेगा उस आई ए वन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आई ए वन जो नए वाला कैलकुलेट आपने कर लिया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो आ जाएगा इसके बाद आपने क्या निकालना है आई बी, तो आई बी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, बोलो 3 एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई ए वन प्लस अल्फा इंटू 4 एंगल ऑफ -270 डिग्री, ठीक है। जो ऊपर से आपने निकाल लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, आई बी आ जाएगा। ऐसे ही आपका आई सी निकल जाएगा राजे 3 एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस हाँ जी अल्फा इंटू आई ए वन प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 एंगल ऑफ -270 डिग्री, ठीक है जी। ऐसे आपका आईसी आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। चलिए तो ये थे भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।